हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीबी आप सभी का आपके अपने परिवार सरकास्टिक थिंकर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से अक्सर कुछ तंत्र हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जो हमेशा लॉन्ग आंसर में ही आते हैं। तो उसी में हमने लास्ट वीडियो में अपनी पाचन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, यानी पाचन और पोषण के प्रक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो जीवों का, सजीवों का दूसरा प्रमुख लक्षण है श्वसन, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे कि प्यारी सी डिफिनेशन लिखी है, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। आप सभी जानते हैं श्वसन के दौरान हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। और आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा प्रत्येक जीवधारी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए बहुत जरूरी है ना। तो यहां से हम एक नजर देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो खाना लिया है C6H12O6, ये किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होगा। किसमें? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP ऑफ मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं 673 के कैलोरी ऊर्जा। इसमें प्यारे बच्चों ब्रेक हो जाएगा, ये C6H12O6 CO2 और इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक केमिकल, हम समझिए एक क्वेश्चन भी दे दी हमने, रिएक्शन टाइप लिखा है। तो क्या हो रहा है? ये हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये आप जान ही रहे हैं ऑक्सीजन है, ये CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इंग्लिश में लिख देता हूं, कार्बन डाई ऑक्साइड। H2O भी आप जान रहे हैं क्या है? जल है, जल यानी वाटर है। ये एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा है ना, ऊर्जा है। तो ये हमें ब्रेक डाउन होकर के मिला है। अभी अगर इसको हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आया है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि सभी जीवों के कोशिकीय स्तर पर होने, मतलब सबके लिए श्वसन इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सिर्फ सांस लेना श्वसन नहीं है? यानी कि सांस लेना, इसको क्या करना? इनटेक करना, और इसको एक्सहेल करना, ये श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है? श्वसन एक ये इसको, जिसको इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 ले रहे हैं, है ना, CO2 वापस क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो O2 अंदर कर रहे हैं और CO2 बाहर कर रहे हैं। तो इसको बेटा हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर भी साफ है। अगर आपसे कोई पूछता कि सांस लेना, सांस छोड़ना यानी O2 लेना और या CO2 छोड़ना, ये क्या होता है? ये रेस्पिरेशन नहीं होती। रेस्पिरेशन जटिल प्रक्रम है। इसमें से क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें टूट रहा है। अब इसकी अगर हम बात करें तो श्वसन के प्रकार की अगर हम बात करें तो श्वसन के जो प्रकार है बेटे मेरे बच्चे, वो 2 प्रकार के हैं। श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एक को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए इसका अंतर जो है वो हम अभी आपको बताएंगे, खैर, लेकिन इसका जो बेसिक डिफरेंस है उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो बहुत छोटा है। ये क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होती है। जो ऑक्सी श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ना। तो ये थोड़ा सा ये बेसिक अंतर है। अगर आपसे पूछे ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनॉक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी अभी हम इनके जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो श्वसन क्या है? सभी जीवधारियों में होने वाला एक जटिल प्रक्रम है।
अभी हम जीवों में श्वसन पढ़ेंगे, यानी मानव में श्वसन पढ़ेंगे, है ना। अब श्वसन की बात करें तो देखो, जैसे आप मछली ले लो, मछली के पास गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। ये इनसे श्वसन करती है ना। अगर मैमल्स की बात कर लो, यानी ह्यूमंस की बात कर ले, या स्तनधारियों की बात कर ले, तो इनके पास क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, यानी इनके पास लंग्स होते हैं। तो क्या जो है बनाने वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ एक श्वसन का अंग बना रखा है करने के लिए, है ना। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो त्वचा से भी श्वसन करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग जान रहे हैं। अब देखते हैं इसके बीच का अंतर। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो गाइस ये अंतर हमने लिख लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा सा। देखिए, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। मैंने पहले से लिख दिया ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। यह क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। इसमें 38 अणु ATP के बनते हैं, इसमें मात्र 2 अणु ATP के बनते हैं। यानी यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें सिर्फ 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें CO2 की अधिक मात्रा बनती है, यानी जो हमारा उत्पाद होता है उसमें CO2 की मात्रा अधिकता रहती है, इसमें CO2 की मात्रा में कमी रहती है। अंतिम उत्पाद CO2 और H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसमें जो अंतिम उत्पाद होगा वो C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल होगा हमारा। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। शायद इसी कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, यह प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब जैसा कि यहाँ क्या था, C6H12O6 प्लस O2 it gives 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP, है ना। ये लिख सकते हैं। तो इधर अगर लिखना होगा ये चीज हमको, तो क्या लिखेंगे? C6H12O6 प्लस O2 it gives C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, है ना। तो ये इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ये और बढ़ा देते हैं। यानी एक पॉइंट हमारा ये, इसको बड़ा मान सकते हैं कि एक पॉइंट हमारा ये भी है। तो इस प्रकार ये ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर हो गया। अब इसी क्रम में जो अंतर हमसे अक्सर पूछे जाते हैं वो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर आपको करा देता हूं। तो जैसा कि ब्रीदिंग में लिखा, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है और यह क्रिया कोशिका के भीतर, यानी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह एक भौतिक क्रिया है, यानी फिजिकल क्रिया है कह सकते हो इसको। यह जैव रासायनिक क्रिया है ना, बायोकेमिकल। यह केवल श्वसन अंगों में संपन्न होती है, ये पूरे शरीर में होती है। इस क्रिया में ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती, केवल हम ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 छोड़ देते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। इसमें O2 युक्त स्वच्छ वायु ग्रहण की जाती है और CO2 का त्याग किया जाता है। इसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो है अंतर है, जो कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया गया है। वैसे ये तो कम पूछा जाता है, लेकिन ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अच्छा खासा अंतर पूछा जाता है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि श्वसन जो होगा मानव में श्वसन कैसे होता है ना। तो उसके लिए हमें मानव श्वसन की क्रियाविधि को जानना होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं मानव में श्वसन के। तो मानव में श्वसन के लिए हमारे पास एक श्वसन तंत्र है, जिसमें हमारे जो मुख्य श्वसन अंग है वो हमारे फेफड़े हैं, वो हमारे फुफ्फुस है, लंग्स हैं। ओके, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने श्वसन तंत्र बना हुआ है, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, देखिए मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि नासाद्वार यानी नाक के ये नासा हुआ, इसको नासाद्वार या नाक भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं मुख, हम मुंह से भी सांस लेते हैं। ये कंठ है जिसको स्वर यंत्र कहा जाता है। तो देखिए नासादार से ग्रसनी, है ना, ग्रसनी से कंठ में श्वास नली से श्वसनी से कोपिका कोष और रुधिर वाहिनियां। यानी यहाँ से O2 चलती है, O2 चलना प्रारंभ करती है और यहाँ तक आती है ना, यहाँ तक O2 आती है। अब देखें इसमें जरा समझने का प्रयास करते हैं कौन सा भाग क्या कहेंगे। जैसा कि नाक और मुंह तो आप बड़े अच्छे से जान रहे हैं, उसी के पास देखिए ग्रसनी है। ग्रसनी को हमने उसमें पाचन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा। अब ये कंठ देखिए, कंठ को स्वर यंत्र भी कहते हैं ना। यहाँ से देखो श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, करीब 16 सेंटीमीटर लंबी हमारी जो है श्वास नली है। और श्वास नली जहां से दो भागों में बढ़ रही है,
एक इस जहां से दो भागों में पर्टिकुलर डिवाइड हो रही है, इसी को हम श्वसनी या श्वसनिका कहते हैं, श्वसनिका। यहां से फिर देख रहे हैं, उसके बाद छोटी छोटी क्या है, कूपिकाएं हैं, कूपिकाओं में कूपिका कोश है। अच्छा, ये जो एल्वलाइज हैं, कूपिकाएं हैं, इनमें क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ गैस, गैसीय विनिमय होता है। इनके अंदर क्या होता है, गैसीय विनिमय। अब देखें, इसको जरा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से गैसीय विनिमय होता है। विनिमय मतलब अदला बदली। अब देखिए, यह जो रुधिर क्या है, रुधिर एक परिसंचरण तंत्र में टहलता हुआ हमारा पदार्थ है, जो क्या करता है, CO2 लेकर के आता है। बॉडी में बनी रेस्पिरेशन के दौरान जो बॉडी में CO2 बनी है, उसको कैरी करके लेके आता है और इनको दे देता है। अब यहां से क्या होता है, हमने जो सांस ली है, यानी सांस द्वारा श्वसन क्रिया, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन क्रिया द्वारा हमने क्या किया, ब्रीदिंग की क्रिया के दौरान हमने O2 ग्रहण किए स्वच्छ वायु से, और वो O2 ग्रहण हमारी कहां से आएगी, अल्वलाई में आएगी। अब यहाँ कोशिकाओं में क्या होगा, O2 जो होगी इंटरचेंजेबिलिटी होगी, O2 ले लेंगे, CO2 दे देंगे। अब देखो, हमारे अंदर एक श्वसन पिगमेंट है, वर्णक, रक्त के अंदर एक श्वसन पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो पूरी बॉडी में जाकर के पहुंच जाएगा, रुधिर की सहायता से फुल बॉडी में हमारी परिसंचरण के दौरान पहुंच जाएगा। अब वहां से जो CO2 आया है, CO2 फिर हम इसी पथ से उल्टा छोड़ देंगे। जब CO2 छोड़ देंगे, वो पर्यावरण में जाएगी, जो पेड़ पौधों के खाना बनाने में सहायता करती है। तो ये हमारा था कि किस प्रकार एंटर करके कहां कहां गई, कहां इंटरचेंजेबिलिटी हुई, क्या हुआ और कैसे कोशिकाओं द्वारा गैसीय विनिमय हुआ, किस प्रकार। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आई होप कि आपको कोई समस्या फिर होगी नहीं। लंग्स की बात करें तो हमने बनाया है डायग्राम अच्छा सा, और कोशिश तो बढ़िया सी की है बनाने की, बट ये अगर देखेंगे, ये नीचे डायाफ्राम है इसके, यहाँ पर कहीं हार्ट लोकेटेड होता है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो यहाँ पर बाईं तरफ थोड़ा झुका होता है, इसलिए इधर बनाया मैंने, यहाँ पर लोकेटेड होता है। और ये रिब केजेस के अंदर ये बंद होता है, ऐसे पसलियां होती है ना हमारे पास 12 जोड़ी, इन 12 जोड़ी पसलियों में रिब केज कहते हैं इसको, उसके अंदर बंद होता है। तो इस प्रकार हमने क्या, मानव श्वसन तंत्र को पढ़ लिया और चित्र भी बना लिया। तो आई होप कि चित्र भी बड़ा इजी आप समझ गए होंगे, तो आप भी बना पाएंगे, बहुत कठिन नहीं है बनाना। अब हमको पढ़ना जो है वो है पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है ना। हम इसे जानते हैं कि पादपों में जड़, तना, पत्ती तीनों जगह से श्वसन होता है, तो हम समझते हैं इसको रफ करने के बाद। तो अभी हमने मानव श्वसन तंत्र को कंप्लीट कर लिया। अब जरा सा रंध्र के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार पौधों में श्वसन होता है। यानी पादपों में अगर श्वसन की बात करें तो पादपों में श्वसन जो है जड़, तना, पत्ती द्वारा होता है, यानी जड़, तना और पत्ती द्वारा। इसमें प्रमुख भूमिका जो है वो एक टर्म यूज किया था, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पौधों के वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में उड़ने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जरा इस स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करिए जरा सा। ये हमने एक स्टोमेटा बनाया, मतलब अगर स्टोमेटा यानी कि ये, अगर हम ये लीफ को बनाए है ना, तो ये सिराएं और पर्णफलक इनको अगर कहीं छोड़ दें, तो जिस प्रकार हमारी स्किन में ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर इसको जूम किया जाए, है ना, मान लीजिए TS काट के इसको जूम किया जाए, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, जिसमें कुछ द्वार कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं जिनको। अब ये देखिए, ये क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्या है, क्लोरोफिल है, हरित लवक। अब देखिए क्या होता है, पत्ती पर हरित लवक पाया जाता है, जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब मान लो अगर इस पर सनलाइट पड़ रही है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो आप छिद्र देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं स्पेस, इसी को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। अब ये दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय में ये बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं इनमें, रात्रि के समय इन कोशिकाओं में मंड की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी स्टार्च अधिक हो जाता है, तो ये रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। और हमारे फास्फोरिलेज एंजाइम के कारण, एक एंजाइम होता है फास्फोरिलेज, मैं लिख देता हूं, फास्फोरिलेज, है ना, ये बहुत एक एंजाइम होता है, इसी के कारण रंध्र क्या होते हैं, रात के समय बंद होते हैं। अब देखें, जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये जो कोशिकाएं होती है इस पर खिंचाव पैदा करती हैं। जब खिंचाव पैदा करती हैं तो ये रंध्र क्या होता है, खुला रहता है।
और रात्रि के समय ये बंद हो जाता है। इन्हीं रंध्रों से ही होकर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। और इसी में क्या करते हैं, पत्ती द्वारा हमारा जो है CO2 को अंदर कर लेते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। यानी कि पौधों द्वारा कह सकते हैं, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया को ग्रहण करना तथा ऑक्सीजन की क्रिया को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है ना पौधों के लिए। और ऐसा माना जाता है कि शाम के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो भी उल्टा करने लगते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करने लगते हैं ना। तो ये था हमारा जो है श्वसन पादपों में किस प्रकार से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और इसकी क्रिया का स्ट्रक्चर आप देख ही लिए हैं। कई बार वाष्पोत्सर्जन और रंध्र के खुलने और बंद होने का आता है। तो खुलने और बंद होने के लिए हमने बता ही दिया, गार्ड सेल्स हैं, इनमें जब स्फीति कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है तो खुल जाती है, और जैसे ही फिर से सन पड़ता है वैसे रिलीज हो जाती है और फिर से ओपन हो जाती है। तो खुलना और ये बंद होना है ना। तो इस प्रकार हमने अपना ये श्वसन चैप्टर भी, जो चैप्टर हमारा है जैव प्रक्रम, उसका श्वसन भाग भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उत्सर्जन लेकर के आएंगे, उसमें पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ।